हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 26 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड द रिपोर्ट द ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे फॉर 2021 एंड 2022। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस संगठन या मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021 एंड 2022 रिपोर्ट को जारी किया है। आपके ऑप्शंस हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में नाबार्ड के नाम से जानते हैं, नीति आयोग, नेशनल संपर्क सर्वे ऑफिस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर आपसे इस रिपोर्ट का जो जारी करता है उस संगठन या फिर मंत्रालय के बारे में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस रिपोर्ट को जारी किया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने। देख सकते हैं, National Bank for Agriculture and Rural Development has released the results of its second NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey for 2021 and 2022, which provides primary data based on a survey of 1 lakh rural households covering various economic and financial aspects in the post-COVID period. So the key findings of this report provides deep insights on how rural economic and financial indicators have evolved since 2016 and 17. The inaugural NAFIS was conducted by NABARD for the agriculture year 2016 and 17, and it was released in 2018. So this report provides a comprehensive overview of the status of rural population in terms of two different yet interconnected themes, जो कि है livelihood and financial inclusion. इसके साथ ही नाबार्ड की बात करें तो आपने देखा नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द नाबार्ड एक्ट 1981। इस एक्ट के तहत 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं साजी केवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has recently launched India's first state-level cyber command and control center? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। आप देख सकते हैं, द महाराष्ट्र स्टेट साइबर डिपार्टमेंट इन पार्टनरशिप विद द वडोदरा बेस्ड लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड launched India's first state-level cyber command and control center in Mahe in Navi Mumbai, Maharashtra. So the project was approved in 2016 by the then Maharashtra CM Devendra Fadnavis. In 2022, the project was revived and approved by the State Cabinet in 2023 at a cost of rupees 837 crore. So the Cyber Command and Control Center aims to enhance the speed and efficiency of investigating cyber incidents, thereby fast-tracking cybercrime investigations. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization members adopted the Rome Declaration on Water Scarcity in Agriculture? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है,
किस संगठन के सदस्यों ने कृषि में जल की कमी पर रोम घोषणा को अपनाया है? आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, थर्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको उस संगठन का नाम बताना है जिसके सदस्यों ने कृषि में जल की कमी पर जो रोम घोषणा है या रोम डिक्लेरेशन है उसको अडॉप्ट किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देख सकते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स adopted the Rome Declaration on water scarcity in agriculture. So this declaration on water scarcity in agriculture aims to resolve the water scarcity and climate crisis. The Water Scarcity and Agriculture Initiative was launched at the United Nations Climate Conference in 2016 to support countries in addressing water scarcity challenges. So, under this declaration, the countries have committed to mobilize greater political support in the terms of policies, legal and institutional frameworks. इसके साथ ही FAO की बात करें तो ये एक यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। और इसको स्टैब्लिश किया गया था अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18th प्रवासी भारतीय दिवस will be hosted by which state from 8th to 10th of January 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर कर्नाटका। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो 18th जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा वो होस्ट करेगा ओडिशा। आप देख सकते हैं द 18th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी होस्टेड बाय ओडिशा इन भुवनेश्वर फ्रॉम 8th to 10th of January 2025. And the proposal sent by the Union External Affairs Minister in this regard has been approved by the Odisha's Chief Minister Mohan Charan Majhi. So this event will be attended by the President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, several union ministers and the Odisha's Chief Minister among other dignitaries. आप ध्यान रखेंगे प्रतिवर्ष 9th of January को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। has recently taken charge as the 26th Director General of the Indian Coast Guard. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं अमृत मोहन प्रसाद, दलजीत सिंह चौधरी, परमेश शिवमणि या फिर प्रवीण राय। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डीजी नियुक्त किए गए हैं प्रमेश शिवमणि। आप देख सकते हैं On 16th October 2024, Pramesh Shivmani took over as the 26th DG of the Indian Coast Guard, and he has been serving as the DG of ICG since August 2024 after the death of then DG Rakesh Pal.
So Pramesh Shumani has been serving as the additional DG of Indian Coast Guard since September 2022, and he has received the Tat Rakshak Medal in 2014, President Tat Rakshak Medal in 2019, DG Coast Guard Commendation in 2012, and Flag Officer Commanding in Chief Commendation in 2009. इसके साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इट इज अ मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एंड सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी ऑफ इंडिया विद jurisdiction ओवर इट्स टेरिटोरियल वाटर्स इंक्लूडिंग इट्स contiguous zone and exclusive economic zone. और इसको फॉर्मली स्टैब्लिश किया गया था 1978 में और ये ऑपरेट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मोटो है वो है वयम रक्षामा और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Where was the All India Civil Defense and Home Guards Conference held? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया. आपके ऑप्शंस हैं गांधीनगर, जयपुर, भोपाल या फिर पटना. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो इसका आयोजन किया गया गांधीनगर में. आप देख सकते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह inaugurated the 14th All India Civil Defense and Home Guards Conference at Mahatma Mandir in Gandhinagar, and the conference was held after 19 years. So more than 60 senior officials and 1,200 members from different states participated in this event. The focus was on discussing the draft Civil Defense Bill and Model Home Guard Bill. So the conference aims to enhance efficiency through modern technology in civil defense and home guard operations across India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Rajaji Tiger Reserve, which was seen in the news recently, is located in which state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है. आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या फिर राजस्थान. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो राजाजी टाइगर रिजर्व ये स्थित है उत्तराखंड में. आप देख सकते हैं The Union Environment Ministry's Wildlife Panel has delayed approval for the National Highway Authority of India's 4-lane project through Rajaji Tiger Reserve and Sivalik Elephant Reserve in Uttarakhand. So this highway aims to connect Najibabad in Uttar Pradesh to Kotdwar in Uttarakhand. Rajaji National Park is a crucial habitat for tigers, leopards, and over 300 bird species, and the reserve spans Haridwar, Dehradun, and Pauri Garhwal, covering 820 km in the Sivalik range. So this national park named after the freedom fighter Rajgopalachari, and it has high species diversity due to its unique location. And it is the part of the Tarai Arc landscape. तो आप ध्यान रखेंगे राजाजी नेशनल पार्क जो है इस नेशनल पार्क का नामकरण किया गया है सी राजगोपालाचारी के ऊपर और ये स्थित है उत्तराखंड में. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.